आपको मालूम था कि आपकी पंचायत जो डिसीजन लेती है या आपके प्रधान या सरपंच जो डिसीजन लेते हैं वो आप लोगों की ग्राम सभा में डिसाइडेड चीज़ों पे ही ले सकते हैं। नागरिक वो किसी भी स्थिति में हो, सामाजिक स्थिति में, फाइनेंशियल स्थिति में, उसको ये समझना चाहिए कि ग्राम सभा में उसका पार्टिसिपेशन है और वो क्वेश्चन कर सकता है हमारी सहमति है या नहीं है, वो अपना कैंडिडेट उतारेंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इलेक्शन है वो गांव की पंचायत का है। ये जो राजनीतिक पार्टियों के लोग होते हैं इनका इंटरेस्ट सामाजिक कम होता है और राजनीतिक ज़्यादा होता है। नमस्कार जी, मैं ध्रुव प्रहरी की ओर से एक बार फिर हम मिलते हैं। आज कोई इंटरव्यू नहीं है, आज माहौल गरमाया हुआ था। एडवोकेट डॉक्टर मेजर आज इत्तेफाक से, खुशकिस्मती से फिर आ गए, तो हमने सोचा है एक जनरल डिस्कशन करते हैं। और ये डिस्कशन हम बात कर रहे हैं इलेक्शंस पे, पंचायती इलेक्शन, क्योंकि डॉक्टर साहब इतना गूढ़ ज्ञान रखते हैं संविधान का और पंचायती राज का, तो मेरे को लगा कि अपॉर्चुनिटी हम लेते हैं हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए कि हम डिस्कस तो करें कि पंचायती राज क्या चल रहा है। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद सर, मैं कल गाँव गया हुआ था और वहाँ पे हमारे एक फंक्शन था, तो एक प्रधान मिले जो काफ़ी डायनामिक रहे। तो उनसे मैंने पूछा जी कि इस बार क्या माहौल है। बोले जी मैंने तो विड्रॉ कर लिया। मैंने कहा क्यों? बोलते अब वो बात रही नहीं जो पहले होती थी और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना हो गया कि जो पंचायत का और प्रधान का रोल होना चाहिए था वो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। तभी से मेरे को लगा कि इसके बारे में आपसे बात करें कि आप इसको किस तरह देखते हैं और हम सबको बताएं कि एक्चुअली क्या था और क्या हो रहा है और कैसा प्लान्ड था पंचायती राज। गर्ग जी, ये जो पंचायती राज व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान में लागू हुई, इसकी संवैधानिक पृष्ठभूमि भी है। उसके बाद पार्लियामेंट में कई प्रकार की अमेंडमेंट्स हुई और जिन जिन स्टेट्स में पंचायती राज लागू हुआ वहाँ पे कई प्रकार के एक्ट, जैसे आजकल हमारे हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज एक्ट 1994 जो है वो लागू, जो पार्लियामेंट में 73rd अमेंडमेंट हुई थी, उसके बाद ये एक्ट बना हिमाचल प्रदेश में। और इस 73rd अमेंडमेंट के अंतर्गत एक जो ज़रूरी चीज़ पहले मैं कहना चाहूँगा कि दो प्रकार की पंचायती राज व्यवस्थाएं हमारे भारतवर्ष में चलती हैं जी। एक उन स्टेट्स में जहां जनसंख्या 20 लाख से ऊपर है, स्टेट की जनसंख्या 20 लाख से ज़्यादा है, और एक व्यवस्था है उन स्टेट्स में जहां जनसंख्या 20 लाख से कम है। जहां 20 लाख से कम है वहां 2 टायर सिस्टम है और जहां 20 लाख से अधिक है वहां पे 3 टायर सिस्टम। 3 टायर सिस्टम में एक जिला परिषद होती है, जिला परिषद, उसके बाद सबसे नीचे पंचायत होती है, ग्राम पंचायत, और इन दोनों के मध्य में पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे होती है। और जो 2 टायर सिस्टम है उसमें ब्लॉक समिति नहीं होती, पंचायत स्तर पे ग्राम पंचायत होती है, उसके बाद जिला परिषद होती है। ठीक। और ये जो 2 टायर सिस्टम है ये वास्तव में मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, गोवा, दादरा नगर हवेली, इन स्टेट्स में है जहाँ जनसंख्या 20 लाख से कम है जी। हम असली विषय पर आते हैं, जो आपका प्रश्न था कि जो प्रधान जी ने विड्रॉ, वास्तव में हमारे लोकतंत्र की बुनियाद और पूरी ग्रामीण व्यवस्था की बुनियाद और पंचायती राज व्यवस्था की जो बुनियाद है वो है ग्राम सभा। और ग्राम सभा बेसिक इकाई है जहाँ पे ये फैसले लिए जाते हैं कि हमारे ग्राम में क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। और जितने भी लोग ग्राम पंचायत के वोटर्स हैं वो मिल करके ग्राम सभा को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। वोटर्स सारे के सारे वोटर्स, ये सॉर्ट ऑफ एक जनरल हाउस हो गया, जनरल हाउस होता है जहाँ सबको बुलाया जाए और वो बैठ के अपनी प्रायोरिटीज़ जो है वो तय करते हैं। उसमें जैसे गांव में कुछ रिटायर्ड जो हेल्थ डिपार्टमेंट से लोग हैं वो हेल्थ पे अपनी राय दे सकते हैं, जो एजुकेशन से रिटायर्ड हैं वो एजुकेशन पर अपनी बात रख सकते हैं। ऐसे डिफरेंट तरह के लोग वहाँ पे होते हैं, वो सारे मिल कर के एक ग्राम सभा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं।
जहाँ पे मान लो ग्राम सभा के सदस्य बहुत ज़्यादा हों, वोटर बहुत ज़्यादा हों, तो आप वहाँ पे माइक्रो ग्राम सभाएं पहले वार्ड लेवल पे कर सकते हैं, उसके बाद वहाँ से कुछ चुने हुए प्रतिनिधि जो है ग्राम सभा में आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है किसी ग्राम पंचायत के वोटर्स हैं कितने। मान लो 3-4 हज़ार लोग इकट्ठे ना बैठ सकते हों तो फिर दूसरा भी सिस्टम जो है उसको कि आप उसको वार्ड वाइज जो है। पर ये आइडियल सिचुएशन है डॉक्टर साहब ग्राम सभा की, या ये कहीं पे सेटअप है कि ऐसा होना चाहिए? सेटअप है, ये तो संविधान की धारा 243 के अंतर्गत, अच्छा 243A के अंतर्गत ये है कि ग्राम सभा जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होगी। ये बेसिक इकाई मतलब है, वो होना ही, वो करना होना ही पड़ेगा। और एक चीज़ में और बिल्कुल वो करना ही पड़ेगा, साल में 4 बार, एक साल में 4 बार आपको ग्राम सभा की मीटिंग करनी पड़ती है। सो ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। हर हालत में हर गांव के जितने वोटर्स हैं या जिस पंचायत के वोटर्स हैं उनकी ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा होगी, और उनको साल में 4 बार मिलना, 4 बार मिलना होगा। और वहाँ जो रेजोल्यूशन पास करेंगे, गर्ग जी आप ये भी सोच करके हैरान होंगे सुन करके, या शायद आपको पता हो कि ग्राम सभा में लिया गया फैसला यदि इलीगल नहीं है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो इस फैसले को कोई भी कोर्ट और कोई भी संसद, कोई भी स्टेट असेंबली वो बदल नहीं सकती यदि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो या किसी नियम के विरुद्ध ना हो, जो एग्जिस्टिंग कानून के अगेंस्ट ना हो तो ये सब सर्वमान्य है और इसको चैलेंज नहीं किया, इसको चैलेंज नहीं किया। नहीं, पर ये तो मेरे लिए भी एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज तक मैंने कभी सुना नहीं कि ग्राम सभा की ऐसी मीटिंग्स होती हैं, ना कभी दिखी। हमें तो सिर्फ ये पता होता है कि पंच है जी, पंच मिलते हैं, वो सरपंच को कुछ बोलते हैं और काम चल। ग्राम पंचायत तो ग्राम सभा में लिए गए फैसलों को आगे लागू करने के लिए डिफरेंट तौर तरीके अपनाती है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो फैसले होंगे वो ग्राम सभा के ही होंगे। मान लीजिए ग्राम पंचायत ने कोई फैसला बिना ग्राम सभा की मीटिंग के लिए लिया तो ग्राम सभा की जनरल बॉडी मीटिंग में उस फैसले को बदला जा सकता है। ग्राम सभा और ग्राम के लिए गए फैसलों का सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो ग्राम सभा है। यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। नहीं, दिस इज सेल्फ गवर्नेंस, जिसको सेल्फ गवर्नेंस। पर इसमें जो अभी मेरे को सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि फिर इस ग्राम सभा को कन्वीन कौन करता है? ग्राम सभा को कन्वीन करेगी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत चौकीदार के माध्यम से या दूसरे चैनल के माध्यम से हर आदमी को संदेशा भेजेगी कि आज इस समय, उस दिन, इस समय, इस डेट को, इस स्थान पर हमारी ग्राम सभा की मीटिंग होगी। ओके। और ग्राम सभा के उस अधिनियम को यदि आप पढ़ें तो हर व्यक्ति का जाना वहाँ पे ज़रूरी है। अच्छा। इसका कुछ कॉरम है, हालांकि प्रैक्टिकली बहुत से लोग अवॉइड करते हैं। अवॉइड भी क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों का विश्वास इस व्यवस्था से और लोकतांत्रिक व्यवस्था से थोड़ा कम हुआ, खास करके जब पॉलिटिकल इंटरवेंशन होती है जी। और ग्राम सभा में लिए गए फैसलों को जब जो दूसरे पॉलिटिशियंस हैं, एमपी या एमएलए या मिनिस्टर हैं, वो बदलते हैं, फिर लोगों का विश्वास टूटता है व्यवस्था से। अदरवाइज ये वो बुनियादी यूनिट है जिसकी अथॉरिटी संसद से भी ज़्यादा है ग्राम के बारे में जी। यही ग्राम का बजट पास करते हैं, यही ग्राम सभा में एग्रीकल्चर को लेकर क्या होगा, एनिमल हस्बेंड्री को लेकर क्या होगा, इरिगेशन को लेकर क्या होगा, पब्लिक हेल्थ को लेकर क्या होगा, जो बूढ़े बुज़ुर्ग हैं उनकी किस प्रकार से, उनकी किन किन को पेंशन लगेगी, आईआरडीपी में अति गरीब कौन है, ये बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई ग्राम सभा में किया जाता है। ग्राम पंचायत बैठ के नहीं कर सकती, ग्राम सभा सारे लोग इन्वॉल्व होकर के बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई, और इसके रिकॉर्ड भी रखे जाते हैं, इसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाएगा। और कभी भी किसी भी कंट्रोवर्शियल सिचुएशन में ग्राम सभा का रिकॉर्ड देख करके ये तय माना जाता है कि ये फैसला ग्राम पंचायत का ठीक है या गलत है। एक ब्रेक लेता हूँ। मैं आप सबसे जानना चाहूँगा, हमारे प्रिय दर्शकों और जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, क्या आपको मालूम था कि आपकी पंचायत जो डिसीजन लेती है या आपके प्रधान या सरपंच जो डिसीजन लेते हैं वो आप लोगों की ग्राम सभा में डिसाइडेड चीज़ों पे ही ले सकते हैं? और अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि ये कौन से ग्राम सभा की मीटिंग में तय हुआ था कि ये डिसीजन लिया जाएगा। मेरे लिए एक नई खबर थी। क्या आप इसको जानते हैं? जी डॉक्टर।
और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आजकल ये 73rd अमेंडमेंट के बाद 29 ऐसे मैटर्स हैं, 29, जिन पर पूरे का पूरा फैसला लेने का अधिकार जो है वो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को दिया गया है। इसमें कृषि से संबंधित विषय हैं, हॉर्टिकल्चर से संबंधित विषय हैं, आपके लाइफ स्टॉक जो आपके पशु हैं उनसे संबंधित विषय हैं, आपके तालाब, आपके शमशान, आपकी इंक्रोचमेंट जो ज़मीन की होती है उसको कैसे रोका जाए, पब्लिक हेल्थ का मुद्दा, वाटर सप्लाई का मुद्दा, आपकी लाइट्स, इस तरीके से कुल मिलाकर के 29 ऐसे विषय हैं जिन विषयों पर पंचायत फैसला लेगी। इन विषयों पर और कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर फैसला नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा जो और सबसे बड़ी ग्राम पंचायत को पावर दी गई कि अब ग्राम पंचायत कुछ एक क्रिमिनल केसेस की सुनवाई भी कर सकती है। वो छोटे छोटे क्रिमिनल केसेस, जैसे गांव में किसी बात को लेकर छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं या किसी घर में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो है वो क्रिमिनल नेचर का मैटर, लेकिन ग्राम पंचायत को ये अधिकार है कि वो उन मैटर को सुन सकती है और यदि समझौता ना हो और किसी आदमी को कल्प्रिट पाया जाता है तो उसे वो 100 रुपये तक फाइन भी कर सकते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत के समक्ष कोई भी वकील उपस्थित नहीं होता है, हर आदमी को अपना पक्ष स्वयं रखना पड़ता है। और दूसरी, ग्राम पंचायत को ये भी अधिकार नहीं है कि वो अपने किए गए फैसले को दोबारा रिवाइज करे। अगर किसी ने उस फैसले के विरुद्ध जाना है फिर उसे कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत को ये अधिकार है कि कुछ छोटे छोटे मामलों में, वो क्रिमिनल नेचर के मामलों में भी पूरा एक अपना फैसला दे सकती है जी। तो हमारी पूरी की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा अपने आप में बहुत बड़ी इकाइयां हैं जो हैं लोअर लेवल पे, लेकिन अथॉरिटी इनकी संसद और असेंबली के बराबर, संसद और असेंबली के बराबर है। हाँ, क्योंकि ग्रास रूट पे हैं, सीधे आम जनता की पार्टिसिपेशन। लोकतंत्र का मतलब है पीपल्स पार्टिसिपेशन, और पीपल्स पार्टिसिपेशन संसद में तो होगी नहीं, पीपल्स पार्टिसिपेशन होगी गांव में, ग्राम सभा में, और ग्राम सभा जो फैसले लेगी उसको इम्प्लीमेंट करेगी ग्राम पंचायत। फिर ये देखा जाता है कि ये पैसा, अब कई चीज़, कुछ तो टैक्स भी पंचायत लगा सकती है। जैसे आपने सुना होगा जब हम छोटे छोटे थे तो एक चूल्हा टैक्स होता था जिसको पंचायत इकट्ठा करती थी। अब ये प्रॉपर्टी टैक्स, कोई मेला लगता है वहाँ से आप टैक्स ले सकते हैं, आप व्हीकल्स खड़े करने के लिए आप गांव में पार्किंग बना सकते हैं, वो आप टैक्स ले सकते हैं। तो कुछ एक छोटी छोटी इनकम तो अपने लेवल पे भी पंचायत इकट्ठा करती है, लेकिन उनसे सारा ये डेवलपमेंट के कार्य पूरे नहीं होते। तो एक बजट पास किया जाता है कि हमें कौन कौन से काम करवाने हैं, और वो बजट फिर रखा जाता है ब्लॉक समिति में, और ब्लॉक समिति उसको रखती है फिर जिला परिषद में। जिला परिषद के पास एक जिला डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फंड होता है, उसमें से फिर वो एलोकेशन होती है डिफरेंट पंचायतों को थ्रू पंचायत समिति। और यदि कुछ ऐसे बड़े काम हैं जिनका फैसला असेंबली में होगा तो फिर जिला परिषद उनको भेज देगी एज एडवाइस दे करके असेंबली में। तो फिर जो गवर्नमेंट के अपने डिपार्टमेंट्स हैं उनको वहाँ से डायरेक्ट जो बड़े काम होते हैं। नहीं, पर क्या डॉक्टर साहब एक्चुअली ऐसा होता है? क्योंकि जब हम ग्राउंड पे देखते हैं तो हम देखते हैं हमारे जो MLAs हैं या MPs हैं वो तो बोली की तरह पैसा बांट रहे होते हैं कि यहाँ ये कर दो, यहाँ मैंने इतना दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो उसमें तो पार्टिसिपेशन मेरे को नहीं लगता ग्राम सभा की, या कोई उनसे पूछ भी रहा है कि तुमको चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि हम अगर यहीं के परिवेश में देखें तो बहुत बार आपको रिजेंटमेंट दिखती है कि गाँव वालों की ऑन सर्टन थिंग्स, कि ये हम नहीं चाहते पर ये गवर्नमेंट हम पर थोप रही है ना। चाहे वो वेस्ट डिस्पोज करने की जगह को वो फैक्ट्री लगानी हो, को कुछ करना हो, तो ये एक्चुअली सारी किताबों में या पेपर्स पे ही रह गई ये धारणा, या कहीं पे आपको लगता है कि कुछ ग्राउंड पे रियलिटी में भी पंचायतें या ग्राम सभाएं कुछ कर रही हैं? नहीं, पंचायतें और ग्राम सभाएं कुछ तो करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसे हम बाकी विषयों पर बात करते वक्त हम कह रहे थे कि विडंबना ये है कि हमारे यहाँ पे जो हायर अथॉरिटी पे बैठे लोग होते हैं वो नहीं चाहते कि हम लोगों की इन्वॉल्वमेंट के आधार पर कोई फैसले लें, वो चाहते हैं हमारी अथॉरिटी कायम रहे। एक MLA कभी नहीं चाहेगा कि ग्राम पंचायत जो है उसके किए गए फैसलों को मैं इम्प्लीमेंट करूँ।
वो चाहेगा कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत उन फैसलों को लागू करे जो पहले मैं डिस्कस, मेरे से चर्चा हो और जिनके बारे में मैं कहूँ। ताकि एक बात तो मेरी ये है, सत्ता बनी रहे। सवाल ये है कि हमारे समाज में गर्ग जी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है उसका इतिहास बहुत लंबा नहीं है और अथॉरिटेरियन सोसाइटी का इतिहास थोड़ा लंबा है। अभी भी हमारी कहानियों में राजा रानियाँ और परी कथाएँ, ये चमत्कार, ये अवतार ज़्यादा होते हैं। हमारी कहानियों में लोकतंत्र, मजदूर, गांव का किसान, गांव का बैल, ये चीज़ें अभी आई नहीं। तो उसका मतलब ये है कि हमारा जो दृष्टिकोण है अभी हमारे समाज का, वो थोड़ा अथॉरिटी की तरफ हमारा झुकाव है। इसलिए लोग लोकतंत्र व्यवस्था को नहीं समझते, लोग अपनी संगठनात्मक ताकत को नहीं समझते। इसका फ़ायदा उठा करके जो कुछ लोग हैं, खास करके हम डायरेक्ट कहते हैं एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, ये लोग जो हैं अपनी अथॉरिटी का फ़ायदा उठा करके पूरी व्यवस्था को जो है वो समाप्त करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। अगर एक बार लोग समझ जाएं कि हमारा अधिकार है क्या और हम इकट्ठे होकर के क्या कर सकते हैं, तो इनकी कोई भी ताकत नहीं कि ये इंटरवीन करें। जैसे मैंने पहले कहा कि ग्राम सभा में लिए गए फैसले को कोई बदल ही नहीं सकता। अगर कोई एमएलए बांटता भी है, देखो अब तो एक चीज़ और भी मैं सुनने में आई पीछे कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट है कोई ग्राम पंचायत और एमएलए किसी और पॉलिटिकल पार्टी का है, तो वो कभी भी ग्राम पंचायत को डायरेक्ट पैसा देगा ही नहीं। वो क्या करेगा, क्योंकि एक सोसाइटी बनाने में क्या लगता है, एक रजिस्ट्रेशन करवानी है अपने एसडीएम के पास जा करके या तहसीलदार के पास जा करके, तो एक डेवलपमेंट कमेटी अपने लोगों की बना देंगे। और वो डेवलपमेंट कमेटी किसकी होगी, उन्हीं पॉलिटिकल लोगों की जो पॉलिटिकल पार्टी एमएलए की है। तो उनको डायरेक्ट पैसा दिया जाएगा, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा को वो साइडलाइन कर देंगे। तो ये तरीका भी जो है हमारे लोकतंत्र को नहीं, पर ये तो फिर भ्रष्टाचार का कारण भी बन सकता है। भ्रष्टाचार का कारण ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे लोकतंत्र नहीं, जैसे आप बोल रहे हैं कि वो पैरेलल एक सोसाइटी बनाते हैं, उधर पैसा दे देंगे जी, तो उस पैसे को तो वो खुद भी यूटिलाइज कर सकते हैं क्योंकि उन्हीं के लोगों की संस्था है। तो वो जो बजट्स हैं उसकी पारदर्शिता नहीं रही। अब बिल्कुल बजट की पारदर्शिता तब रहेगी यदि एमएलए पर भी ये अंकुश हो कि वो पैसा उन्हीं स्कीमों के लिए देगा जो स्कीमें ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में पास होंगी जी। ये एक विडंबना, हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समय के साथ हमें सीखनी चाहिए थी। अब समय के साथ हम लोग सीख तो गए, लेकिन समय के साथ उनमें हमने परिवर्तन नहीं किए। एक मैं छोटी सी उदाहरण आपको और बताता हूँ कि जिला परिषद है। जिला परिषद एक इलेक्टेड बॉडी है, उसमें इलेक्टेड मेंबर होते हैं, उनमें से ही प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। एमएल और एमपी उनके इनवाइटी होते हैं और उसमें होते हैं ब्लॉक समितियों के प्रधान, वो उनको भी बुलाया जाता है क्योंकि वो पंचायत के फैसले वहाँ पे रखते हैं। और एक वहाँ पे आईएएस ऑफिसर होता है जिसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाता है जिला परिषद का। जनरली वो आपका जिलाधीश होता है। अब फंड सारे का सारा किसके पास है, आपके डीसी के पास है। जिला परिषद ने कोई बजट पास कर दिया तो ये जो डीसी है इनकी अथॉरिटी जिला परिषद से कम है, लेकिन प्रैक्टिकली बजट डिस्पर्स क्योंकि उन्होंने करना है तो सबसे पहले उनका ही गुणगान करके, उनसे ही बातचीत करके उस तरीके के बजट तैयार किया जाता है। ये एक विडंबना है हमारी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था की। क्यों? और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे एमएलए और एमपी इनवाइटी होंगे तो वो इनवाइटी, लेकिन अब क्योंकि वो हायर अथॉरिटी है इसलिए कई लोग तो आगे बोलेंगे ही नहीं। जो जिला परिषद के इलेक्टेड मेंबर हैं वो पूरी तरह से बात नहीं रख पाएंगे अपनी। ये छोटी छोटी कमियां हमारी। वैसे भी एक और डॉक्टर साहब जो अब देखने को मिलता है जी कि गांव के लेवल पर भी, पंच प्रधान के लेवल पर भी पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल्स यूज होते हैं, तो वो अनबायस्ड हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैं फिर उसी बात पे आऊँ, कल जिस ओकेजन पे मैं गया था तो वो गांव का एक भंडारा था, तो बड़े सारे लोग आ रहे थे, तो सब लोग यही बात कर रहे थे कि पहले होता था कि हम आपसी सहमति से गांव वाले डिसाइड कर लेते थे कि इसको प्रधान बनने दो या ये काम बढ़िया करता है या ये यंग बनना है। पर कहते हैं कि अब बिल्कुल उल्टा है, अब तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की प्रेस्टीज पॉइंट है, हमारी सहमति है या नहीं है, वो अपना कैंडिडेट उतारेंगे और फिर वो सब कुछ। और फिर जैसे किसी भी इलेक्शन में होता है, कल वो गिफ्ट्स दिखा रहे थे कि देखो फलाने ने ये भेज दिया, उसने घर घर ये बिठवा दिया, तो ये पूरा सिस्टम को तो हिला ही दे रहा है, जड़ से ही हिला दे रहा है। जड़ से हिला दे रहा है। दूसरी बात ये है कि ये जो राजनीतिक पार्टियों के लोग होते हैं
इनका इंटरेस्ट सामाजिक कम होता है और राजनीतिक ज़्यादा होता है, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक हित हमेशा ही राजनीतिक हितों से ऊपर होने चाहिए। तो जब अपने लोग ये बिठा देते हैं वहाँ पे, फिर वही काम करते हैं कि आपने जो आपका ओपोनेंट है, जिसके पॉलिटिकल थॉट्स आपसे नहीं मिलते, उसको नीचे कैसे करना है और अपने लोगों को ऊपर कैसे उठाना है। ये सारी की सारी स्थिति में हार किसकी होती है? लोकतंत्र की होती है और आम आदमी की हार होती है। हमें ये समझना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी जिम्मेवारी क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हमारे समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा समाज क्या है? लोकतांत्रिक समाज है। तो किसी भी हालत में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये ना तो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने वर्कर को सिखाती है और ना ही आम लोगों को सीखने दी जाती है बात। मुझे लगता है, इसके बाद एक ब्रेक लेंगे डॉक्टर साहब। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी तो कभी नहीं सिखाएगी, पर आम जनता को ये समझना पड़ेगा। और ख़ासकर ये जो ग्राम सभा वाला कंसेप्ट है, मुझे लगता है कि हर एक नागरिक, वो किसी भी स्थिति में हो, सामाजिक स्थिति में, फाइनेंशियल स्थिति में, उसको ये समझना चाहिए कि ग्राम सभा में उसका पार्टिसिपेशन है और वो क्वेश्चन कर सकता है। तो यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बात बढ़े। डॉक्टर साहब, ये भी मतलब बड़ा जानने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे को लगता है अगर ग्राम सभा में सबकी भागीदारी हो जाए तो भ्रष्टाचार बहुत हद तक कम हो जाएगा। जैसे अभी हम खबरें देखते हैं कई बार कि पंचायतों में प्रधान इतना खा गया, तो शायद वहाँ पे ग्राम सभा होती नहीं है या उनकी पार्टिसिपेशन ही नहीं है। क्योंकि अगर हो तो कलेक्टिवली तो कोई इतना पैसा नहीं खा पाएगा और वो चाहेगा नहीं कि गांव का जो पैसा है वो वेस्ट हो या किसी एक के घर पे जाए। तो ये सब फेलियर क्यों हो रहा है? देखिए गर्ग जी, फेलियर होने के 2-3 ही कारण हैं। एक तो ये जो लोग जो हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्टिसिपेट कम करते हैं। हर कोई आदमी ये समझता है कि मैं टाइम क्यों वेस्ट करूं ग्राम सभा में जा कर के, तो लोगों की तरफ से भी ये कमजोरी है। दूसरी बात ये है कि कई बार ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं वो प्रॉपरली लोगों को इन्फॉर्मेशन देते नहीं हैं। वो कहते हैं कि छोटा सा अपना कॉरम पूरा करेंगे या बाद में कुछ लोगों के साइन करवा लेंगे, लेकिन काम हम वही करेंगे जो हमने सोचा है। तो ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के स्तर पर भी कई बार समस्या आती है और कई बार लोगों की अपनी भी समस्याएं होती हैं या लोग उस विषय पर ध्यान कम देते हैं। इस वजह से ग्राम सभा होती नहीं है। लेकिन ग्राम सभा जो है ये ना केवल ग्राम के लिए, पंचायत के लिए, बल्कि ये हमारी पूरी लोकतंत्र व्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ लोगों को जागरूक करना भी ज़रूरी है। मैं जो भी शुरू में आपसे एक प्रश्न बता रहा था आपको कि 29 ऐसे मामले हैं, 29 ऐसे मामले जिन पर फैसला ग्राम पंचायत ग्राम सभा की इजाज़त से ही ले सकती है। अब बहुत से लोगों को इन 29 जो मामले हैं इसका पता ही नहीं होगा, विषय नहीं पता होगा कौन से हैं। तो ये एक कमी है। तो आज समाज में राजनीतिज्ञों की जगह मैं समझता हूँ सोशल साइंटिस्ट की ज़रूरत है और सामाजिक चेतना की ज़रूरत है। अपने स्तर पर लोगों में ऐसे लोग पैदा हों जो लोगों को सिखाएं भी, लोगों को इन्वॉल्व भी करें और राजनीति से ऊपर उठकर ये सारे काम करें। ये राजनीतिक पार्टियां भी कर सकती हैं। हर राजनीतिक पार्टी में सारे लोग बुरे नहीं होते, हर आदमी कॉन्शियस भी है इसके बारे में, लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं होते, स्वयं इन्वॉल्व नहीं होते जी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि लोगों को हम चेतन करें, लोगों को हम इन्वॉल्व करें, लोगों को सिखाएं भी, लोगों को पढ़ाएंगे भी और फिर लोगों से भी सीखने का प्रयास करें। अब IRDP में पहले क्या होता था कि भी जिसका पक्का मकान है वो भी, क्योंकि प्रधान या वार्ड पंच का कोई खास है, उसको भी आप IRDP में ले आते थे। बाद में फिर गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि ठीक है, हम मकान के बाहर लिखेंगे कि ये आदमी IRDP में है। तब फिर वो बहुत से लोग जो बाहर हुए वहाँ से, लेकिन कई लोग फिर नाराज़ भी हुए। तो लोग फालतू में कुछ वो लोग भी बेनिफिट लेना चाहते हैं जो वास्तव में डिज़र्व नहीं करते। इसमें एक तो जैसे मनरेगा में मैं देखता हूँ जी, बहुत सारे लोग सिर्फ हाजिरी लगाने जाते हैं जी, वो रोस्टर्स हैं, क्योंकि ये तो मेरे सामने किसी ने बोला जी। तो ये सब चीज़ें अगर ग्राम सभा डिसाइड करे कि कौन डिज़र्विंग है, किसको चाहिए, किसकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये हमारे देश की बेसिक जो प्रॉब्लम भ्रष्टाचार की है उसी को आंसर करते हुए देश को और
सशक्त करेगा। सशक्त करेगा, बहुत अच्छे तरीके से सशक्त करेगा। और सवाल यह है कि ग्राम सभा में सबके सामने जो फैसला लिया जाएगा जी, तो हर आदमी करप्शन जब भी करता है चोरी करता है। जब फैसला सबके सामने होगा, वो लागू सबके सामने होगा, तो इससे भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। पारदर्शिता आएगी। तो पारदर्शिता जब आएगी तो अपने आप फिर चीज़ें ठीक भी होती जाएंगी। अब जो मनरेगा का आपने प्रश्न उठाया, तो मनरेगा में भी किसको भर्ती करना किसको नहीं करना ये अपनी मर्जी से कर लेते थे ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि। अगर ये फैसला भी ग्राम सभा में होता कि अब जो 3 महीने के लिए काम आया है, ये 3 महीने का काम किन किन व्यक्तियों को दिया जाएगा, कौन सबसे ज़रूरतमंद है हमारी ग्राम सभा में, तो सबके सामने जब उंगलियां उठाई जाएंगी तो फिर वो लोग नहीं आएंगे सामने जो वास्तव में डिज़र्व नहीं करते हैं, और सब बोलेंगे वही लोग आने चाहिए जिनको ज़रूरत है। तो पारदर्शिता भी इससे बढ़ेगी, लोग जो है इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था को सीखेंगे भी, लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों को भी समझेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ग्राम सभा की मीटिंग करना और ग्राम सभा में फैसले लेना, ये बहुत सी ऐसी सामाजिक समस्याओं को भी और भी समाधान देंगे जिनका समाधान हमें और कहीं नज़र नहीं आता, क्योंकि पीपल्स इन्वॉल्वमेंट जो है वो सबसे बड़ा समाधान है हर समस्या का। जी जी। तो ये हमारी लोकतंत्री व्यवस्था के लिए ज़रूरी है ना। तो उसके बाद फिर जब हम ग्राम सभा में फैसले लेकर हम पंचायत को ये कहेंगे कि आप ये काम कीजिए, फिर पंचायत जो है उस बजट का प्रावधान करेगी। फिर डिफरेंट चैनल्स हैं, उस बात को लेकर वो ब्लॉक समिति में जाएगी। हर पंचायत का जो प्रधान है वो ब्लॉक समिति का मेंबर होता है, कुछ वहाँ चुने हुए लोग होते हैं, और ब्लॉक समिति में एक बीडीओ होता है जी। और बीडीओ जो है वो सरकार की सारी स्कीमें पंचायत समिति में रखता है, और पंचायत समिति की बातें जो है वो कहाँ मैच करती हैं गवर्नमेंट की स्कीमों के साथ, इस तरह बजट बना के फिर जिला परिषद में आता है। फिर जिला परिषद जो है कुछ पैसा अपने डेवलपमेंट फंड से देता है, कुछ वो रिकमेंड कर देता है गवर्नमेंट के लिए। तो ये जब नीचे से जाएगा ग्राम सभा से, तो आपके बहुत से चीज़ों के समाधान पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति के स्तर पर, और इवन जिला परिषद के स्तर पर भी सॉल्व हो जाएंगे। आपके फिर पॉलिटिकल लोग इंटरव्यू नहीं कर पाएंगे। जब आप लिख करके भेजेंगे कि ये फैसला ग्राम सभा में हुआ है, तो फिर एमएलए या एमपी की कोई हिम्मत नहीं होगी कि उस फैसले को बदल सके, क्योंकि उस फैसले को कोई बदल ही नहीं सकता। ये एक पावर दी है आम लोगों को, और सही मायने में लोकतंत्र की असली पावर जो है वो ग्राम सभा में ही हमें नज़र आती है। लेकिन हम लोग समझते क्या है कि हमारा लोकतंत्र क्या है कि 5 साल के बाद हमने एमपी चुन लिए, 5 साल के बाद हमने अपने एमएलए चुन लिए, 5 सालों के बाद हमने पंचायत चुन ली, और लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा, ये सारा एक कॉन्सेप्ट होगा। जी, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, जो मेरी भी धारणा थी आज ये सब समझ के थोड़ा बदला है। हम गांव में एक प्रधान या पंच के इलेक्शन को बहुत छोटा इलेक्शन मानते हैं जी। हमें लगता है कि एक एमएलए एक एमपी का इलेक्शन बड़ा होता है, पर अगर हम इसको इस संदर्भ में समझें जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इलेक्शन है वो गांव की पंचायत का है। और हम इस चैनल और इस अपनी एफर्ट के थ्रू ये अपील करना चाहते हैं कि आप इसको बहुत सीरियसली लीजिए और समझिए कि जो भी कैंडिडेट आपके वहाँ पे पंच या प्रधान के लिए खड़ा है, क्या वो इसको समझता है, क्या वो आपको भागीदारी देगा, क्या वो ग्राम सभा कंडक्ट करेगा, क्या वो आपको मौका देगा इन पार्टिसिपेशन ऑफ द विलेज। क्योंकि अगर आप उस नज़रिए से देखेंगे तो आप डायरेक्ट खुद पावरफुल बनेंगे अपने गांव के विकास के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के विकास के लिए और अपने स्टेट के लिए। जी डॉक्टर साहब, इसके बाद डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि जिला परिषद और जो है इसका क्या रोल रहता है, क्योंकि जैसे एक पिछले डिस्कशन में भी मैंने बात की जी कि ज़िला परिषद का जो हेड है वो एमएलए से ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। जी। फॉर एग्जांपल ऊना में 5 एमएलएज हैं, पर ज़िला अध्यक्ष ज़िला परिषद का एक ही होगा। सो आइडियली ऑन पेपर ज़िला परिषद का जो हेड है वो ज़्यादा लोग, मतलब उस ही रिप्रेजेंट्स मोर पीपल देन एन एमएलए। पर ये स्थिति क्या है और ये किस तरह से समझी जानी चाहिए? समस्या जो है वो यही है कि जो एमएलए होता है वो अपने इलाके को स्टेट में रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो जिला परिषद का अध्यक्ष या जो जिला परिषद के मेंबर हैं वो अपनी जिला की बॉडी में ही अपने इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं। जी। अब ये जिला परिषद को
स्टेट गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट कौन करेगा? ये करेगा आपका एमएलए या आपका एमपी। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि ये लोग समझौता कर लेते हैं। हालांकि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखा जाए कि जैसे ग्राम सभा सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद ग्राम पंचायत इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद फिर आपकी पंचायत समिति इम्पॉर्टेंट है, तो असेंबली और ग्राम पंचायत समिति के बीच में क्या आता है? आपका जिला परिषद आता है। तो जिला परिषद का अपना एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फंड होता है। जिस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फंड को कहाँ खर्च करना है, ये जिला परिषद बैठ करके फैसला करती है। एमएलए और एमपी उसके इनवाइटीज होते हैं वहाँ पे। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ बजट जो है वो हमें स्टेट से लेना होता है, और वो बजट किस तरीके से आएगा, वो विदाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एमएलए एमपी वहाँ पे वो आता नहीं है। इसलिए कुछ इम्प्लीमेंटेशन के समय ये लोग पावरफुल बन जाते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर देखा जाए तो जिला परिषद की रिकमेंडेशन के बिना एमएलए और एमपी भी कोई डेवलपमेंट जो है वो करवा नहीं सकती। मतलब यानी ये व्यवस्था नीचे से ऊपर है। ये ग्राम सभा के बिना ग्राम पंचायत कुछ नहीं, ग्राम पंचायत के बिना आपकी पंचायत समिति कुछ नहीं, और पंचायत समितियों के बिना आपका जिला परिषद कुछ नहीं, और जिला परिषद की रिकमेंडेशन के बिना आपकी स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती। अब जैसे फंड कहाँ से आता है पंचायतों को और जिला परिषद को? और फंड आता है आपके ये 73rd अमेंडमेंट जब हुई थी और 1994 पंचायती राज एक्ट जब हिमाचल प्रदेश में लागू हुआ, तो हर गवर्नर जो है एक जो कंसोलिडेटेड फंड होता है स्टेट का, उसमें से बजट पास करता है इस सारी डेवलपमेंट के लिए। कंसोलिडेट वो जिला परिषद को देगा, जो जिला परिषद का बजट होगा उसके हिसाब से कुछ पैसा डायरेक्ट पंचायत समितियों को चला जाता है, जो जिसका विषय है, कुछ पैसा जो है डायरेक्ट पंचायत में चला आता है। इवन मनरेगा का तो आपका सारा का सारा पैसा सीधा पंचायतों को जाता था, और पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको सारे खर्च करते थे। तो आपका प्रश्न ठीक है कि भी जिला परिषद जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक एमएलए और एमपी से। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि फाइनेंशियल अथॉरिटी किसके पास ज़्यादा है? बजट कहाँ से आएगा? स्टेट से। और स्टेट से बजट कौन लाएगा? आपका एमपी और एमएलए, यानी एमएलए लाएगा। तो फिर वो कई बार थोड़ा झुकाव हो जाता है एमएलए की तरफ। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अगर उसका विश्लेषण किया जाए तो आपका जो जिला परिषद और उसका जो अध्यक्ष है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन कुछ स्टेट्स में जहाँ पे तो हमारे डिप्टी कमिश्नर इम्पॉर्टेंट है, डिप्टी कमिश्नर के बिना कोई एलोकेशन हो नहीं सकती, लेकिन डिप्टी कमिश्नर भी जिला परिषद में किए गए फैसलों को इग्नोर नहीं कर सकता। उसे वो फैसले लागू करने ही पड़ते हैं। जहाँ तक जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फंड की बात है, जो जिला परिषद में पास हो गया वो उनको लागू करना पड़ता है। तो ये जो आपने थोड़ा सा प्रश्न रिलेटेड उठाया कि एमएलए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, वो सिर्फ हमारी फाइनेंशियल जो व्यवस्था है उसमें उनका रोल कई बार इम्पॉर्टेंट हो जाता है फंड लाने में स्टेट से। लेकिन एलोकेशन और बजट पास करना और काम की प्लानिंग करना, काम की सुपरविज़न करना, वो जिला परिषद के अधीन है। यानी जिला परिषद के प्लानिंग, सुपरवाइजरी रोल और फाइनेंशियल रोल, ये 3 रोल हैं। इनमें से एक भी रोल एमएलए का नहीं है, बुनियादी रोल इनका ही है। लेकिन सिर्फ क्योंकि वो लिंक है, पर धरातल पे ऐसा हो नहीं रहा। धरातल पे तो बहुत सी चीज़ें अगर हो जाती तो आज ये चर्चा करने का हमारे पास कोई आधार ही नहीं होता। अच्छा, आज धरातल पे कुछ हुआ नहीं, इसीलिए तो हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये वाला हमारा इंटरेक्शन ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि एक आम इंसान जो इस टाइम फ्रस्ट्रेटेड है भ्रष्टाचार से, डिले से, और हम सब की वो शिकायत रहती है, उसको ऐसा क्या करना चाहिए इस पूरे सिस्टम को देखते हुए कि वो अपने पार्टिसिपेशन से इस सिस्टम को थोड़ा सा सख्त और बेहतर बना सके? आपके हिसाब से वो क्या कर सकता है? देखिए, 2 तरीके से कर सकता है। देखिए गर्ग जी, किसी भी समाज में जो फ्रस्ट्रेशन व्यक्ति को आती है वो फ्रस्ट्रेशन थॉट से नहीं आती है, वो फ्रस्ट्रेशन उन परिस्थितियों से आती है जब उसे लगता है कि इन परिस्थितियों में मेरा कोई रोल है नहीं और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो आदमी के थॉट्स में और उसके एक्शन में एक फ़र्क आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है कि पहले तो वो तय करे कि मेरा रोल क्या हो सकता है, होना क्या चाहिए और इसमें मेरा रोल क्या हो सकता है। तो पहला जो किसी आदमी का रोल है वो चीज़ों में इन्वॉल्व होना है।
चीज़ों को समझना, चीज़ों में इन्वॉल्व होना और लोगों को चीज़ों में इन्वॉल्व करना। सामाजिक परिवर्तन कभी एक व्यक्ति नहीं लाता। तो यदि आपने अपनी फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करना है तो पहले आपको अपने थॉट्स क्लियर करने पड़ेंगे कि मुझे समाज में करना क्या है। फिर आपको अपनी तरह के लोग ढूंढने पड़ेंगे, उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा और जो लोग चेतन नहीं है इसके बारे में उनको शिक्षित करना पड़ेगा। और जन भागीदारी के साथ ही आप चीज़ों को परिवर्तित कर सकते हैं। इससे ही आदमी की फ्रस्ट्रेशन, जैसे आज की डिस्कशन में अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले आपको ग्राम सभा का जो मीटिंग है उसके बारे में जानना पड़ेगा और उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तब आप वहाँ से इस सिस्टम में अपनी पोजीशन और इस सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। चाहे आप रिप्रेजेंटेटिव हैं चाहे ना नहीं, पर वो क्योंकि जो ग्राम सभा है उसमें तो आपको ना इलेक्टेड होने की ज़रूरत है, ना किसी के साथ एफिलिएट होने की ज़रूरत है। आप अगर एक गांव के निवासी और वोटर हैं तो आप वो डिमांड कर सकते हैं। जी, एम आई राइट ऑन दिस? बिल्कुल सर। ठीक है, इसी संदेश के साथ कि लेट्स मेक बेटर इंडिया, हम ज़्यादा सशक्त भारत बनाएं, अपनी जिम्मेदारियां समझें और इन इलेक्शंस को छोटा इलेक्शन ना समझकर अपनी ज़िम्मेदारी से और अपनी विकास के लिए सजग हो जाएं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अगर आपको हमसे और ऐसी जानकारी चाहिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड शेयर हमारे थॉट्स को। थैंक यू वेरी मच।